यूरोपीय पार्लियामान के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस वफ्द के जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे समरावर साबित होंगे। मोदी ने मजीद कहा कि उनका ये दौरा इलाके की तहजीबी, सकाफती और मजहबी तनूं को समझने में मुआवन और मददगार होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे से वफ्द को खित्ते की तरक्की और तर्ज हुक्मरानी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ कायम करने में मदद मिलेगी। is one of the biggest threats to the entire humanity. Terrorism and radicalism particularly threaten diverse and democratic societies like India and Europe. Close international cooperation is essential to fight terrorism. Urgent action must be taken against all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy. There should be zero tolerance for terrorism. Our relationship with the European Union is based on shared interests and common commitment to democratic values. India attaches the highest importance to her relations with European Union. हमारे नुमाइंदे संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, यूरोपीय वफ्द जो है वो कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, तो क्या कुछ उस मुलाकात से ब्रीफिंग हुई है इस वफ्द की? देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको जो है बाकायदा ब्रीफ किया है। साथ ही उन्होंने भारत का पक्ष रखा है कि किस तरीके से भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है। और इस मीटिंग के बाद जो कल दौरा होगा वो दौरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा को भी जो है बेनकाब कर देगा। जिस तरीके से उसने इंटरनेशनल फोरम में अलग अलग जगह जाके इस बात को लेकर जो है जब तेज करना शुरू किया था आवाज की वहाँ पे जो है सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब खुद जो है ये सांसद वहाँ जाके जब हालात देखेंगे तो अपने आप ही रिपोर्ट करेंगे। कह सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को एक बहुत बड़ी चोट जरूर पहुंचेगी इससे। और हालांकि पाकिस्तान लगातार इस बारे में कहता है कि वो अपने जो यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको जो है लेके जाता है, उनको वहाँ पे जो है विजिट कराता है एलसी पे। अगर भारत का वो है तो भारत भी कराए। जाहिर सी बात है कि भारत इंस्पेक्टर हटने के बाद ही पहला ऐसा दौरा है। हालांकि जब भारत इंस्पेक्टर हटाया गया था और उससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद से जो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद भी जो है भारत की तरफ से लगातार एक मैकेनिज्म के तौर पर जो है यूरोपियन यूनियन सहित अलग अलग देशों को बताया जाता है कि आखिर उनकी कार्रवाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है। और उस तरीके से उन्होंने कई बार जो है ब्रीफ भी किया। तो अब ये जो है तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी ग्राउंड पे कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से अभी तक चलाया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगेगा। ठीक, संदीप, जिस तरह से 5 अगस्त से लेकर अब ये जो है दौरा किया जा रहा है, यूरोपीय वफ्द जो है कश्मीर दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि काफी अरसे के बाद जो है 5 अगस्त से ये दौरा हो रहा है, लेकिन क्या कुछ शेड्यूल रहेगा इस वफ्द का जम्मू कश्मीर में? क्या क्या ये इस दौरे के अंदर ये वफ्द जो है जांच पड़ताल करने जा रहे हैं? देखिए, ये कोई एक विशेष जांच पड़ताल नहीं है। ये पूरे यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेशन है देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो है वो जाएगा, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर का भी एक हिस्सा है जहाँ पे वो जाएंगे, विजिट के लिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ का सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और बाकी जिस तरीके से वहाँ पे भारत सरकार की तरफ से काम हो रहा है, कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या उनकी पॉलिसीज रही हैं, किस तरीके से वो ह्यूमन राइट्स को लेकर अपने कार्रवाई काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल इन सब चीज़ों पे नज़र जरूर रहेगी। और हालांकि अभी तक इस बात में बिल्कुल भी उनके जो शेड्यूल के बाद अभी तक कोई साझा फिलहाल नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर बाद तक जो है शेड्यूल साझा किया जा सकता है। लेकिन तो सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत इंस्पेक्टर हटने के बाद ये पहली बार जो है इस तरीके का कोई डेलीगेशन का दौरा है जिनको बाकायदा प्रधानमंत्री
जो है उनसे मिले भी हैं, उनको अपनी बातें बताई भी, और साथ ही उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि पूरी दुनिया को जो है उन लोगों के खिलाफ जो कि टेररिज्म को पालते हैं, कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली में पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए सीधे तौर पर बोल दिया कि जो लोग पालते हैं पोसते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप, क्या इस दौरे के बाद ये वफ्द कोई रिपोर्ट भी पेश करने जा रहा है? देखिए, मैं अभी इस बारे में ये जानकारी नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है जो कि विजिट करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। ये एक जनरल सा विजिट है जो कि होगा, और ऐसे में इस विजिट का क्या आउटकम निकलेगा या कोई रिपोर्ट तैयार होगी, इस बाबत बहुत ज्यादा जो है जानकारी नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई विजिट वैसा प्लान नहीं है कि आप जा रहे हैं वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज और सिचुएशंस बताएंगे, उसके बाद फिर आप रिपोर्ट आगे देंगे। एक जनरल सा विजिट है जिसको जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री साहब उन्होंने मुलाकात की, बताया जा रहा है कि एनएसए ने भी जो है उनसे मुलाकात की। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी के पास नौशहरा सेक्टर में खिलाफ वर्जी की है। नौशहरा सेक्टर के कलाल इलाके में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का डीए भी, अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद हम लोगों ने अप्रैल और अक्टूबर का डीए भी अनाउंस कर दिया है। तो जैसे एक ही कैटेगरी का मैं बता देता हूँ, बाकी आपको प्रेस रिलीज के जरिए सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अनस्किल्ड लेबर को जैसे अप्रैल में 468 रुपये प्रति माह का डीए अनाउंस किया गया है और अक्टूबर में 338 रुपये प्रति माह का डीए अनाउंस किया गया है। तो जो अप्रैल का डीए 468 रुपये, उसके एरियर्स भी मिलेंगे सबको। और इसके अलावा दिवाली पे बोनस, 1 महीने की तनख्वाह का बोनस भी सब लोगों को अनाउंस किया गया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों की जेब में पैसा डालने की काम है। अगर गरीबों की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला जाएगा तो गरीब आदमी जाके मार्केट से तरह तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेगा, उससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो कि मतलब शर्तिया तरीका है इकोनॉमी को एक तरह से रिवाइव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरे प्रोसेस को दोबारा कीजिए। जितनी एसोसिएशन आई थी, किसी ने कहा हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा जी, हमारा ये नहीं किया, तो उन्होंने कहा इन सारे लोगों की बात मान के दोबारा इसको कर दो। हमने सबके रिप्रेजेंटेटिव रख के दोबारा मिनिमम वेज कमेटी बना के, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया था, 4 महीने में हमने दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमें बेहद खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इसको 14 अक्टूबर 2019 को, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके हमारे इस नोटिफिकेशन को वैलिड ठहराया। दिल्ली की गरीब जनता की ये बहुत बड़ी जीत हुई है और एक ईमानदार सरकार को चुनने का ये सबसे बड़ा फायदा है। हम चाहते तो ये जो 44 एसोसिएशन कोर्ट में गई है, अगर इनके साथ हम सेटिंग कर लेते तो ये 44 एसोसिएशन वाले यही पैसा ले दे के ख़त्म कर देते हैं। हमने इनके साथ सेटिंग नहीं की, हमने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, अंत तक लड़ाई लड़ी। मैं आपको दूसरे स्टेट्स के थोड़े से रेट्स बताना चाहता हूं। दिल्ली में अब अनस्किल्ड लेबर को 14,842 रुपये प्रति माह मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5,750 है। दिल्ली में 14,842, उत्तर प्रदेश में 5,750, हरियाणा में 8,827, गुजरात में 8,190, झारखंड में 6,495, बाकी सारे स्टेट्स में भी बहुत कम है। नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार जारी करती है एक नोटिफिकेशन की कोई भी स्टेट इससे कम नहीं रखेगा। नेशनल मिनिमम वेज कहा जाता है उसको। देश का नेशनल मिनिमम वेज 4,628 रुपये है। दिल्ली का मिनिमम वेज 14,842 है।
केजरीवाल सरकार ने खवातीन की सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगल से दिल्ली के तमाम बसों में मार्शल की तैनाती की गई है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 13,000 मार्शल की तकर्री की है। ये मार्शल खवातीन की हिफाजत के लिए बसों में मौजूद रहेंगे। मंगल यानी कल से भैया दूज के दिन से दिल्ली के तमाम बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही साथ मार्शल की तैनाती भी अमल में आएगी। हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बस मार्शल की तैनाती की जाएगी। अगर उस बस के अंदर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई अगर अपराध करने की कोशिश करता है, जेब काटने की कोशिश करता है, या कोई अगर मान लीजिए बीमार है, किसी को हार्ट अटैक होता है और उसे मदद की जरूरत है, उसके लिए बस मार्शल की हर बस के अंदर तैनाती की जा रही है। लगभग 13,000 बस मार्शल्स की एक साथ नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर बसों में सुरक्षा के लिए पहली बार इंतजाम किया जा रहा है। और सर्टेनली पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला शहर है जहां हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की तैनाती होगी। इसके लिए मैं दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अन्य कदम भी उठाए गए हैं, पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर अब स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। कल से दिल्ली की महिलाओं का सफर फ्री हो जाएगा और बस मार्शल्स की नियुक्ति से दिल्ली के अंदर महिलाएं अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। हुकूमती सतह पर 2 बच्चे को लेकर सरगोशियां जारी हैं। उस पर AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में आता है वो अपनी किस्मत लेकर आता है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हुकूमत 2 बच्चों की बात करती है, जबकि मोहन भागवत ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने की हिंदुओं को सलाह देते हैं। पहले हुकूमत अपने सतह पर इत्तेफाक राय बनाए, फिर दूसरों पर उसका इतलाक करे। छोटा खानदान खुशहाल खानदान के नारे को आसाम हुकूमत अमली जामा पहनाने जा रही है। इसने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने के समत एक कदम उठाया है। रियासती काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। हुकूमत की इस पॉलिसी पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर बदरुद्दीन अजमल ने रद्द अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि दुनिया में जिन्हें आना है उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ये पॉलिसी पहले इख्तियार की जाती तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। क्योंकि अब आइंदा मेरे हिसाब से सरकार लोगों को न कोई चीफ मिनिस्टर मिलेगा, न कोई प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने भाई बहनों में 5 नंबर या 6 नंबर पे है, मोदी जी। अगर ये 6 नंबर वाला बच्चा या 5 नंबर पैदा नहीं होता तो आज मोदी जी भी पैदा नहीं होते। इसलिए 5-6 बच्चे पैदा होने देना पड़ेगा। इधर हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी वो अपने भाई बहनों में 8 नंबर पे हैं। अगर माँ बाप 2 पे ही बंद कर देते तो ये सर्बानंद सोनोवाल का वजूद भी नहीं आता और चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते। चीफ मीटिंगों में 10-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जबकि आसाम हुकूमत 2 बच्चों की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि पहले ये लोग आपस में तय कर लें कि क्या करना है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि अच्छी तालीम हासिल करें, खुद रोजगार का जरिया तलाश करें और मुल्क के दीगर लोगों को भी नौकरियां फराहम करें। बदरुद्दीन अजमल ने मजीद कहा कि हुकूमत से नौकरी की कोई हमें उम्मीद नहीं है। बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझेगे नहीं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो ताकि वो भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। बदरुद्दीन अजमल ने आसाम हुकूमत की पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत RSS के इशारे पर चलती है। ख्याल है कि 21 अक्टूबर को आसाम काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी न देने का फैसला किया है। इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलियास अहमद का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल ने जो कुछ कहा उसे वो दुरुस्त नहीं मानते हैं। डॉक्टर इलियास अली का कहना है कि इस्लाम बच्चों की अच्छी परवरिश की तालीम देता है ताकि वो कौम की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर सके।
ये जो आदर बदरुद्दीन अजमल साहब ने बोला है, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। वो बदरुद्दीन साहब इंडिया का शिव है। उन लोगों ने इलेक्शन, वो पंचायत इलेक्शन में जो आइन था वही आइन है। तो पंचायत इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट किया है, इसके माने है वो लोग 2 साल का जो नॉर्म है वो मान लिया है। और इस्लाम में ये है, जितना ये संतान होगा, ये संतान को आप यू हैव टू प्रोवाइड गुड फूड, गुड क्लॉथ, ही हैज टू बी गिवन गुड एजुकेशन एंड अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। जो फादर एंड मदर ये नहीं कर सकेगा, दे हैव टू आंसरेबल टू द गॉड। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, इस्लाम में ये कुछ भी नहीं है। इस्लाम में ये है कि संतान को अच्छा आदमी बनाना चाहिए, अच्छा सिटीजन बनाना चाहिए, जो कि वो देश के लिए काम करेगा। देश के रियासती वजीर मोहसिन रजा ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की नुक्ताचीनी की है। जनसंख्या हम सबके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का एक एक व्यक्ति शिक्षित हो, एक एक बच्चा आगे बढ़े, देश के लिए नाम रोशन करे, देश में काम करे, हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उसको मिलने वाली उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उन जरूरतों पर सरकार काम कर सके। क्योंकि जब जनसंख्या हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो भी सही से नहीं पहुंच पाएंगी, बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। और तमाम जो हमारे धर्मगुरु इस तरह की बात बोलते हैं कि नहीं साहब हम तो नहीं मानेंगे, जिस तरह से आसाम का इशू आया है, आसाम सरकार ने कहा है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम सरकारी सुविधाओं को कट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास संसाधन जितने समाज के लिए है उससे ज्यादा अगर संख्या हो रही है तो कहां से लाएंगे। वो समाज का ही तो पार्ट होती है सरकार भी, कोई समाज से अलग सरकार तो बनती नहीं, समाज के ही लोग सरकार बनाते हैं। तो इस तरह की जो लोग टिप्पणी करते हैं, मौलाना लोग करते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि आप दीन और दुनिया दोनों को लेकर साथ में चलेंगे। जब 2 बच्चे होंगे, हमारे 2 कम छोटा परिवार होगा तो संपन्न परिवार होगा। झारखंड में एमआईएम की ताकत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। रांची समेत रियासत के 55 असेंबली हलकों में मुनक्किद कारकुनान ने इजलास में कसीर तादाद में लोग मजलिस की रुकनियत हासिल की। रुकनियत हासिल करने वालों में गैर मुस्लिम नौजवान भी शामिल है। रांची के हिंदपेढ़ी में मुनक्किद इजलास के मौके पर पार्टी के रियासी सदर हुबान मलिक ने वाज़ेह किया कि 15 नवंबर के बाद पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी रियासत के दौरे के दौरान मुख्तलिफ असेंबली हलकों में मुनक्किदा इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। आज हम लोगों की 55 जगह मीटिंग चल रही है। आज सिर्फ आज की तारीख में एक साथ 11 से 2 55 विधानसभा में हमारी आज मीटिंग की गई है और इसमें सभी वर्कर्स हम लोग सब एक साथ बैठे हैं और चुनाव के मामले को ही डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश ये है कि अगर जितनी भी ज़्यादा सीटें पे मजबूती से अपने उम्मीदवार खड़ा करें और खड़ा करने के बाद हम लोग जो गरीब लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मजबूत करें पूरे झारखंड में। आखिरकार हमने फैसला किया कि नहीं, इनके विचार से जुड़ के, इनके पार्टी से जुड़ के अगर अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊं, अगर मेरा थोड़ा वक्त, मेरी थोड़ी कोशिश से समाज का थोड़ा भला हो जाए तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। ओवैसी साहब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वैसे लोग नहीं जो हवाई जहाज में उड़ते हैं और बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो उनको क्या पता चलेगा कि एक कैसे, मतलब जो हमारे गली कुचों में आके देखें कि अब पतंग उड़ाना है और उड़ेगा बॉस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरवरी समेत किश्तवाड़ में सरगर्म 3 मिलिटेंटों से मुतल्लिक जानकारी देने पर 30 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट खिते चुनाव में मिलिटेंसी के अहिया के लिए जिम्मेदार है। वाज़ेह है कि इससे कबल डोडा पुलिस ने भी हिज़्बुल मुजाहिदीन के 2 सरगर्म मिलिटेंटों से मुतल्लिक जानकारी देने पर 15 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। उनके नाम हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद हैं। जहांगीर सरवरी और उसके 2 साथियों रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन की जानकारी देने पर 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने पोस्टर जारी किए हैं। किश्तवाड़ में कई मकामात पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जानकारी देने वाले की पहचान पोशीदा रखी जाएगी।
जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। जिले के वाहिद ग्रिड स्टेशन पिछले 11 सालों से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली की अबतर सूरत हाल से पूरा बांडीपुरा अरसदराज से सख्त मुश्किलात से दो चार है। इंतजामिया का कहना है कि बादमपुरा बांडीपुरा तिरसीली लाइन का काम आखिरी मरहले में है। आप देखिए सईद की ये रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बांडीपुरा के पतुशे इलाके में जेर तामीर जिला के इस वाहिद ग्रिड स्टेशन की कहानी काफी पुरानी है। इस ग्रिड स्टेशन पर साल 2009 में काम शुरू किया गया था। ताहम तल्ख हकीकत ये है कि ये ग्रिड स्टेशन आज भी नामुकम्मल है। ग्रिड स्टेशन के अंदर उगाई खुदरू घास और झाड़ियां इस बात का सबूत हैं कि इस ग्रिड स्टेशन के तामीराती काम में काफी ताखीर हो चुकी है। दमपुरा से बांडीपुरा तक 132 किलोमीटर वॉट डबल सर्किट लाइन बिछाने का काम महकमा बिजली के साथ साथ इंतजामिया के लिए भी काफी कठिन साबित हुआ। इस काम के लिए 111 टावर नस्ब करने थे। इस दौरान कुछ लोग टावर नस्ब करने के मामले को अदालत में ले गए। इस वजह से ये काम कई सालों तक रुका रहा। कुछ सियासतदानों ने इस अहम प्रोजेक्ट पर खूब सियासत करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। 15 अक्टूबर को जब चीफ सेक्रेटरी बांडीपुरा आए तो इस दौरान हुई आला सतही मीटिंग में भी पतुशे ग्रिड स्टेशन का मामला छाया रहा। ग्रिड स्टेशन की अदम मौजूदगी से बांडीपुरा में बिजली की फराहमी एक चैलेंज से कम नहीं है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से इन्होंने डेट शीट निकाला है बच्चों का, लेकिन यहाँ से मतलब बिजली भी नहीं है। अब मतलब बहुत परेशान होते हैं। सब घरों में तो अब मतलब इन्वर्टर सब कुछ तो नहीं होता है अवेलेबल। कुछ घरों में मतलब बहुत गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है बिजली की, और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। यहाँ से इन्होंने डेट शीट्स भी निकाले, स्टडी भी करनी होती है बच्चों को, इसीलिए मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बिजली। यहाँ पे स्कूल भी बंद है, दिन में वो स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते और रात को वो घर में जाके पढ़ सकते थे, लेकिन उसकी बिजली की वजह से वो पढ़ नहीं सकते। अपनी स्टडीज वो उनमें सफ़र कर रहे हैं। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि वो प्लीज़ बिजली की मतलब दस्तियाब यहाँ पे जारी रखे। और यहाँ पे जो ग्रिड स्टेशन बनाया जा रहा है पुतशे का, वो भी अभी 11 साल से चल रहा है, वो भी इनकम्प्लीट है। उसमें उस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र करें। खुशआइंद बात यह है कि इस अहम प्रोजेक्ट का तामीराती काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। 111 टावरों में से 109 टावर मुकम्मल किए जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 किलोमीटर लंबी तरसीली लाइन बिछानी बाकी है। 5 मकामात पर 70 के करीब मजदूर प्रोजेक्ट के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने में लगे हैं। ग्रिड स्टेशन के ज़मीन में अगर बात करूंगा तो उसमें हमारे 111 में से 4 टावर और कोई 6 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का काम पेंडिंग था। तो इन दिनों बड़े अच्छे तरीके से ज़ोर शोर से उस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम उसे कंप्लीट करें। काबिल जिक्र बात यह है कि बांडीपुरा को कई दहाइयों से अमरगढ़ सोपोर के ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जा रही है। कई किलोमीटर लंबी इस बोसीदा तरसीली लाइन में पत्ता हिलने के साथ ही सबसे पहले बांडीपुरा की बिजली गुल हो जाती है। अब गवर्नर और जिला इंतजामिया बांडीपुरा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराने में काफी मुतहरिक हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब की बार ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल होकर बांडीपुरा को जरूर रोशन करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद।